में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं में संविधान की इस विकास यात्रा में फिर वही बात, हम सेंटर और स्टेट रिलेशंस करा रहे हैं। अब हम क्या करें, जब किताब में कंटेंट इतना है और आपको करना भी बहुत डिटेल में है तो हमें कराना पड़ता है। आज समस्या ही क्या चल रही है, आज आरोप हैं कि केंद्र में सरकार है और वो नए कानून ला करके, चाहे वो डैम सेफ्टी बिल हो 2019, चाहे फिर वो रिवर बेसिन मैनेजमेंट अथॉरिटी बिल हो 2019, चाहे वो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बिल हो 2019, ऐसा आरोप रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के जुरिस्डिक्शन को, स्टेट की अथॉरिटी को, स्टेट की सब्जेक्ट्स को, स्टेट की पावर को सेंट्रलाइज करना चाहती है सेंटर की तरफ। ये कैसे समझ पाएंगे आप कंटेम्प्रेरी चीज़ें जब आप सेंटर स्टेट रिलेशंस का चैप्टर डीपली नहीं करेंगे। तो ये मजबूरी ही है कि देश के स्तर पर सेंटर और स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं, ऑलवेज ये आर्टिकल्स हैं, बिल्स का विरोध इन आधार पर है, नए कानून, सरकार के नए रिफॉर्म्स का विरोध इन आधार पर है। ये चैप्टर ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ही आपको पता होना चाहिए कि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 इज़ अ वेरी वेरी अमेंडमेंट बिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिल। मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो प्रेजेंट हुआ, उसे अभी राज्यसभा में टेबल करना था, सरकार ने नहीं किया। इसको लेकर के अब आप देखेंगे दक्षिण में प्रोटेस्ट होने वाले आपको कैसे समझ आएंगे वो, अगर हम पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशंस को अच्छे से नहीं करेंगे। अब उसमें 38 रिकमेंडेशंस हैं, तो आई नीड टू डू दैट। हम फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते कि हमने सरकारी कमीशन पढ़ा दिया, पंची कमीशन। बीइंग अ मेंटर, बुक में एटलीस्ट जितना कंटेंट है, आई हैव टू इलेबोरेट दैट कंटेंट विद माय इनहेरिटेड नॉलेज। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग माय जॉब। इफ इट इज़ टेकिंग टाइम देन आई कांट डू एनीथिंग। ओके, पेशेंटली सुने, समझें। संविधान की इस विकास यात्रा में सेंटर स्टेट रिलेशंस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पंची कमीशन की रिकमेंडेशंस के विषय में हम चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने आपको लगभग 16 रिकमेंडेशंस कराई हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं 17वीं रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन ज़्यादा है, हम लिखेंगे नहीं। बुक आपके पास है, बुक में रिकमेंडेशंस गिवन है। हम उन पॉइंट्स को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उन्हें डिकोड करते हैं, उनके अप्लाइड एस्पेक्ट्स को समझाते हैं कि प्रक्रिया चाहती क्या है। प्रक्रिया क्या कहती है, क्या कहता है पॉइंट जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इट इज़ अ 17th पॉइंट इन द न्यू बुक जो 4-5 साल से आ रही है। व्हेन एन एक्सटर्नल अग्रेशन, ध्यान से समझें, व्हेन एन एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस paralyzes the state administration, creating a situation of a potential breakdown of the constitutional machinery of the state. All alternative courses available to the Union for discharging its permanent responsibility under Article 355 should be exhausted to contain the situation, and the exercise of the power under Article 356 should be limited strictly to rectifying a failure of the constitutional machinery in the state. ध्यान से समझें वो क्या समझाना चाह रहा है। इसमें पावर से रिलेटेड ही बात हुई। नेशनल इमरजेंसी भी आपने पढ़ा, आपने प्रेसिडेंट रूल भी आपने पढ़ा मतलब अब तक के लेक्चर्स के बाद समझा। इमरजेंसी प्रोविजंस पे हमारा लेक्चर आएगा। नेशनल इमरजेंसी की हमने देखा था, आर्टिकल 352 के तहत 3 ग्राउंड्स होती हैं। पहली ग्राउंड वॉर है, सेकंड ग्राउंड एक्सटर्नल अग्रेशन है, थर्ड ग्राउंड आर्म्ड रिबेलियन है, जो कि पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस होती थी। आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है और उसका रीज़न ये हो जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गिवन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, लॉ के द्वारा गिवन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं चल रही। मैंने आपको पहले ही कहा था, आर्टिकल 355 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर एक्सटर्नल अग्रेशन जैसी, वॉर जैसी परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं या किसी तरह का आर्म्ड रिबेलियन जैसी परिस्थिति है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे, उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च करे, जैसे कि अपनी डिफेंस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। आर्टिकल 355 के क्लॉज बी के तहत ही ये मैंने कहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे ये इंश्योर करना होता है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चले। जो ना चल पाए तो मैंने आपको यही कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है। इंश्योर कैसे करना है फिर, आर्टिकल 365 क्या कह रहा है, वो शक्तियाँ दे रहा है केंद्र को, यानी कि राष्ट्रपति को, कि अगर उन्हें लग रहा है कि स्टेट सेंटर की डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं
इसका मतलब स्टेट में एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है और गवर्नर रिकमेंडेशन दे रहा है, तो प्रेसिडेंट अपनी सेटिस्फेक्शन के लेवल पर ये अश्योर करेगा कि वहाँ पर फिर राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाए आर्टिकल 365 के तहत, और ये लागू होगा आर्टिकल 356 से। ओके, 365 ग्राउंड दे रहा है, 356 लागू करा रहा है। 355 एक तरह की अथॉरिटी दे रहा है कि सेंटर को इंश्योर करना है कि स्टेट में मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले। वो कह रहे हैं ऐसी कोई भी परिस्थितियाँ बने, पहली प्रायोरिटी ये है, पंछी कमीशन ये कह रहा है कि पहली प्रायोरिटी ये है कि आप हर तरह के अल्टरनेटिव मैकेनिज़म्स को सर्च करें कि किस तरह से सिचुएशन को रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर कोई भी अल्टरनेटिव सोर्स नहीं बच पा रहा है, वो फ्रूटफुल सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है, किसी भी तरह से कोई और हल, यूनियन के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो एमरजेंसी के प्रोविजंस को यूज़ करें। और उसमें भी जिस पर्पज़ से एमरजेंसी लगाई गई है वो इमीडिएटली वो पर्पस पूरा होते ही इमरजेंसी रिवोक की जाए, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी है और चाहे वो प्रेसिडेंट रूल है। नेशनल इमरजेंसी 1975 से लेकर के 77 तक जो चली, उसके बाद कभी लगी नहीं है। हमारे देश में 3 इमरजेंसी थी, लेकिन उनके साथ एक डार्क पीरियड इसलिए अटैच है कि पहली इमरजेंसी 1962 के इंडो चाइना वॉर के समय, जैसे कि एक्सटर्नल अग्रेशन का नाम दिया था इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा, 1962 में लगी है। आप हैरान हो जाएंगे 1968 तक चली है, जबकि वॉर 1962 में ही ख़त्म हो गया। इन बिटवीन 1965 की पाकिस्तान के साथ वॉर आई, हमें फ्रेश इमरजेंसी लगानी नहीं पड़ी क्योंकि पिछली चल रही थी। फिर दूसरी इमरजेंसी हमने लगाई है दिसंबर 1971 में, जब भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, जब बांग्लादेश बना। ये इमरजेंसी सेकंड इमरजेंसी है, ये भी ख़त्म नहीं हुई, ये भी चलती जा रही है। ये भी चलती ही जा रही है। और कब तक चलती जा रही है कि जब तक थर्ड इमरजेंसी एक्टिवेट नहीं हो जाएगी, दैट इज़ द इमरजेंसी ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी रिजिम, वो है 75 से 77 वाली इमरजेंसी। तो इस तरह से 3 इमरजेंसीज हमारे देश में है। पहली 2 इमरजेंसी जो हैं वो एक्सटर्नल अग्रेशन और वॉर के ग्राउंड पर हैं, लेकिन युद्ध ख़त्म हो गए, सिस्टम सेटल हो गया, वो ख़त्म नहीं हुई और वो चलती रही। इसलिए अब ये कहा गया है कि इस बात को अश्योर करें कि प्रेसिडेंट रूल अगर लगाया गया है, उसका पर्पस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर था, इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी रिस्टोर हो जाती है तो प्रेसिडेंट रूल रिवोक कर दिया जाए। और अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है तो उसको भी इमीडिएटली पर्पस सॉल्व होने के बाद रिवोक किया जाए, और पूरी कोशिश की जाए कि बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशंस क्रिएट हों एक्सटर्नल वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर की। और अगर ये ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो भी रही हैं तो पूरी कोशिश हो कि यूनियन के डिस्पेंस में अदर टूल्स का फुल यूज़ किया जाए और फिर जा करके एमरजेंसी को एज अ लास्ट रिजॉर्ट किया जाए। आई बात समझ में? तो पॉइंट ये कह रहा है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। When an external aggression or internal disturbance paralyzes the state administration, creating a situation of a potential breakdown of the constitutional machinery of the state, all alternative courses available to the union for discharging its paramount responsibility under Article 355 should be exhausted to contain the situation, and exercise of the power under Article 356 should be limited strictly to rectifying a failure of the constitutional machinery in the state. तो emergency provision रेक्टिफिकेशन के तौर पे यूज़ होने चाहिए, उसे रेक्टिफाई करना है स्टेट में आए उस प्रॉब्लम को, ना कि वो एक टूल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट की लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसलॉज करने का। तो इमरजेंसी प्रोविज़न को आप टूल के तौर पर यूज़ ना करें, एक वेपन ना बनाएं, उसे एक रेक्टिफिकेशन का सोर्स बनाएं कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी में अगर किसी तरह का फेलियर है, इस इशू को अपन को रेक्टिफाई करना है बस। ओके, और पहले ही उन्होंने कह दिया कि स्टेट के डिस्पेंस में जितने भी सारे टूल्स हैं वो एग्जॉस्ट होने जाने चाहिए, फिर राष्ट्रपति शासन आना चाहिए। क्लॉज 18 इस तरह से ठीक चल रहा है ना, रीडिंग और फिर एक्सप्लेनेशन। इतने लंबे लंबे पॉइंट लिखूंगा तो फिर तो एक बोर्ड समझ जाइए फिर, है ना? ओके, बुक तो आप सबके पास है ही है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 356, नहीं है किसी के पास? ऑन द क्वेश्चन ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 356 in case of failure of constitutional machinery in states, suitable amendments are required to incorporate the guidelines set forth in the landmark judgment of the Supreme Court in the S.R. Bemai versus Union of India. This would remove possible misgivings in this regard on the part of states and help in something center-state relations. क्या समझा रहे हैं? देखिए, एस आर बोमाई केस बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सी चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आए बहुत ही
ज़बरदस्त जजमेंट थे। जुडिशियल रिव्यू का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसआर बोमाई केस में। ऑलमोस्ट जुडिशियल रिव्यू एक तरह का पेनल प्रोविज़न बना दिया, पेनल प्रोविज़न कह रहा हूँ, प्लेनरी, सॉरी पेनल कह रहा हूँ, एक प्लेनरी प्रोविज़न बना दिया गया कि वो लागू होता है हर किसी जगह पर। प्रेसिडेंट के विवेक पर भी यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है, अगर वो लागू कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन, उसे चैलेंज किया जा सकता है, उसे चेक किया जा सकता है कि क्या यहाँ पर राष्ट्रपति शासन बनता था या नहीं बनता था। तो उसी चीज़ को यही कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने की परिस्थितियाँ पैदा हो भी रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर हो भी रहा है, इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि एसआर बोमाई केस के तहत जो कोर्ट का जजमेंट आया था, उस जजमेंट को देखते हुए एक प्रॉपर गाइडलाइंस प्रिपेयर की जाएँ, वो गाइडलाइंस फॉलो की जाएँ प्रेसिडेंट के द्वारा भी, यानी कि प्रेसिडेंट को जब गवर्नर रिकमेंड करेंगे, उन गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाए कि क्या ये इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं राज्य में, और वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी किसी तरह से कोई मिसगिविंग्स, यानी कि यहाँ पर किसी तरह से भी स्टेट भी भ्रमित नहीं कर सकता देश को, केंद्र को, वो भी प्रमाणित होगा। क्योंकि अगर गाइडलाइंस प्रेजेंट होंगी तो स्टेट को आप ये कह सकते हैं कि इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपकी फंक्शंस, आपकी मशीनरी नहीं चल पा रही है एप्टली, और हमें ये स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। आई बात समझ में? और अगर गाइडलाइंस होगी तो यू कैन ईजिली चैलेंज द स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज़ द प्रेसिडेंट। You can easily account the president for the deeds. You can count as the good deeds or the misdeed, that will be decided by the judiciary. But the thing is, for that you need to understand the substance behind that, and to ascertain the substance you need to understand the format or the course followed by the particular authority. For that you need to understand the guidelines. Guidelines must be there. Okay? Without guidelines आप ये नहीं कर सकते। आप विमान में बैठते हैं, विमान के उतरने से पहले किसी भी नए देश में आप उतर रहे होते हैं, आपके हाथ में एक पेपर आ जाता है गाइडलाइंस का कि आपको ये चीज़ें अब करनी हैं, और जब आप नीचे उतरते हैं अथॉरिटीज़ आपसे वो चीज़ें ही पूछती हैं। आपने कुछ नहीं किया हो तो आपको यही कहते हैं कि आपको विमान में गाइडलाइंस नहीं दी थी लैंडिंग से पहले स्टाफ ने, आप कहते हैं दी हैं, तो फिर वो पूछते हैं आपने क्यों नहीं किया। आपको पूछा गया था ना कि आपके पास कैश में मनी कितनी है, आपसे पूछा गया था ना कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं कि नहीं, आपसे पूछा था ना कि कोई खाने की सामान, कोई सीड्स वगैरह, कोई ऐसे एलिमेंट्स, कोई मिट्टी वगैरह तो नहीं है आपके पास। आपने यहाँ पे टिक नहीं किया, लेकिन आपके बैग में स्कैनिंग में भी मिली है। आपने क्यों नहीं बताया कि आपके पास सरसों के दाने हैं। अक्सर पंजाबी लोग यहाँ से ले जाते हैं ना, फिर स्कैनिंग में निकल आते हैं, पर्चे पे भरते नहीं, वहाँ पे नो करते रहते ऐसे ऐसे। वो फिर वहाँ पर पूछते, कहते पर्चे पे तो नो किया, ये क्या निकला बैग में से सरसों, है ना। वो कहते थोड़ी सी हींग ही तो है, कहते थोड़ी सी हींग है, एक भी एग्जॉटिक स्पीस अगर एंटर कर गई हमारी कंट्री में, खेत के खेत बर्बाद कर देंगी तुम्हारी ये छोटी थोड़ी सी हींग। क्योंकि कंट्री प्रिपेयर नहीं है ना उस तरह की वनस्पतियों के लिए, इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। ये पता नहीं ना जाके उधर आंगन में हींग खिला दें, अब आपके यहाँ पे हींग हुआ करेगी, हल्दी फैला दें, आदत बड़ी होती है। पता लगे हल्दी फैल के 10 घरों में घूमे और 10 लोग जाकर कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये क्या नया बूटा, नया पौधा लग रहा है हमारी कंट्री में, हमने तो कभी इसे देखा भी नहीं था, यह हमारे सारे गार्डन्स को खा गया। ऐसा होता है। ओके, तो गाइडलाइंस होंगी तो ही तो आप किसी को अकाउंटेबल ठहरा पाएंगे। गाइडलाइंस ही नहीं होंगे तो अकाउंटेबिलिटी क्या होगी इसमें? तो वो गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, किस केस के बेस पे? एसआर बोमाई जजमेंट के केस पे। ओके, और किसके ऊपर? प्रेसिडेंट को और ज़्यादा अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 356 के मिस यूजेज को किसी तरह से हमको रिड्यूस करना है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच ना पाए, उन्हें भी आंसरेबल ठहराना है। गिविंग, ये बहुत बड़ा है ये क्लॉज। गिविंग द स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स नाउ सेट फॉर इन्वोकिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 352 and 356 to be used only as a measure of last resort, and the duty of the union to protect states under article 355. It is necessary to provide a constitutional or legal framework to deal with the situation which requires central intervention but do not warrant invoking the extreme steps under article 352 and 356. Providing the framework for localized emergency would ensure that the state government can continue to function and the assembly would not have to be dissolved, while providing a mechanism to let the central government respond to the issue specifically and locally. The imposition of local emergency is fully justified under the mandate of Article 355. Read with entry 2A of List 1 and entry 1 of List 2 of the 7th schedule. चलो मैं आपको सीधी गेम समझा देता हूँ।
आर्टिकल 355 के तहत क्या हो रहा है? एक तो अपन को ये दिख रहा है कि भाई स्टेट के ऊपर कोई थ्रेट है, कोई एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है, कोई वार की परिस्थिति है, और दूसरा ये है कि हमें ये सेंटर को ये कमांड है कि भाई आपको इंश्योर करना है कि स्टेट की जो मशीनरी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, किसी तरह का कोई इंटरनल मान लीजिए कोई ऐसा वहाँ पर उस राज्य में किसी तरह का कोई इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, किसी तरह का वहाँ पे बॉर्डर पे अग्रेशन आ रहा है किसी दूसरी कंट्री की तरफ से, क्या हम ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकते कि आर्टिकल 355 की ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को दी गई हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का रोल ज़्यादा प्ले करें, डोमिनेशन का कम। ये सेंटर के हाथ में एक टूल ना बने, ये सेंटर के हाथ का एक वेपन ना बने, ये एक तरह का फैसिलिटेटर बन जाए ये आर्टिकल की कंट्री में कभी भी स्टेट्स को कोई इशू नहीं फेस करना पड़ेगा और कंट्री में इंटीग्रिटी भी बनी रहेगी, सेंटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफ़िल करेगा। ये तब हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि आर्टिकल 355 की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए। फ्रेमवर्क के अंदर पूरा का पूरा फॉर्मेट ये मेंशन हो कि क्या क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी राज्य में जिस जिस समय में सेंटर को रिस्पॉन्स करना है, और रिस्पॉन्स का लेवल क्या होगा, इंटेंसिटी का, उसका स्केल कितना वाइड होगा। इससे आप क्या कर सकते हैं कि उस राज्य की सरकार को बिना डिसलॉज किए, वहाँ पर पूरी तरह से राष्ट्रपति शासन लगाए बिना लोकलाइज्ड इमरजेंसी सिस्टम फॉलो कर सकते हैं कि वहाँ पर सरकार भी बनी रहेगी, चलेगी, और जो इशू क्रिएट हुआ है उस इशू को भी आप रिजॉल्व करेंगे। ये तब हो सकता है अगर आपके पास एक फ्रेमवर्क हो पूरा कि इस इंटेंसिटी का इशू होगा तो उसे इस लेवल के इंस्टीट्यूट्स डील करेंगे, ये फोर्सेस वहाँ पर एंटर करेंगी, इतने समय का ये ऑपरेशंस होते हैं और इस तरह से हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे। ये सारा क्रिएट हो जाएगा तो इससे उस स्टेट गवर्नमेंट के सामने एक डेटरेंस या थ्रेट की कंडीशन नहीं रहेगी कि अगर थोड़ा बहुत भी एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर या आर्म्ड रिबिलियन जैसी परिस्थितियाँ हुई तो उसकी सरकार ही डिसलॉज हो जाएगी। उनको पता होगा कि ये एक इशू है जो परसिस्ट कर रहा है स्टेट में, इस इशू को रेक्टिफाई करने के लिए आर्टिकल 355 खड़ा है और उस इशू को पर्टिकुलरली रेक्टिफाई करने के लिए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स सिस्टम चाहिए, और वो रिस्पॉन्स सिस्टम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करके दे दिया जा सकता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम दे दें तो ये बेस्ट हो जाएगा। इसके तहत ये होगा कि बिना सरकारें बर्खास्त किए भी आप समस्या का हल करेंगे, क्योंकि एमरजेंसी के प्रोविजन आर्टिकल 356 के तहत आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन एक निवारण है, एक रेमेडी है। वो क्या है? एक निवारण है, एक रेमेडी है, रेमेडी टू द नेशन, कि नेशन डिसयूनाइटेड ना हो जाए, स्टेट्स की मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशनली चले। तो बेसिकली इट इज़ अ रेमेडी, इट इज़ अ निवारण। रेमेडी कभी खुद डिजीज़ नहीं बननी चाहिए। प्रेसिडेंट रूल इतना अनचार्टर्ड मैनर में, इतना रैम्पेंटली पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है कि वो रेमेडी की जगह एक तरह का सोर्स ऑफ डिजीज़ हो गया है। वो एक फीलिंग ऑफ डिसइंचेंटमेंट क्रिएट कर रहा है स्टेट्स के अंदर सेंटर को लेकर के। आप बाय फोर्स तो देश को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली साइकोलॉजिकल डिसयूनिटी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। अगर स्टेट्स को डिप्रीवेशन का थॉट, डिसइंचेंटमेंट उनका ज़्यादा स्तर तक बढ़ जाएगा, इससे आप कभी भी जो एक हारमोनियस वे में यूनिटी और कोऑपरेशन अचीव करना है वो नहीं कर पाएंगे, एक एमिटी अचीव करना है वो नहीं हो पाएगा। और सेंटर स्टेट रिलेशन के चलने का आधार ही यही है। इसलिए जो किसी ज़माने की एमेच्योर स्टेट की डेमोक्रेसी में, एमेच्योर स्टेट की पॉलिटिक्स में, एमेच्योर लेवल ऑफ रिसोर्सेज के साथ हमने ग्रॉस प्रोविजंस फॉलो किए हैं आर्टिकल 356 के, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तब ये मुमकिन नहीं समझा कि इतनी सर्जिकल या लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। बट आज कंट्री कैपेबल है सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए। इफ़ यू आर मोर देन कैपेबल to attack the particular terrorist camp without harming the relations with that country, you are not attacking the country as a whole, you are not proclaiming any kind of war with that country, you are not doing any kind of external aggression, you are simply targeting the terrorist camps inside the territory of some other country, then you are more than capable. You are doing the surgical strikes. Then you can do surgical solutions of your particular country also. If any part of this country is suffering from any kind of devastation that is due to the external aggression, war, or any kind of armed rebellion, then you can rectify that problem particularly without harming the whole machinery of the state, without harming the legitimately elected government of the state. It is the sole purpose of the Article 356 and Article 355. For that, we need to devise a beautiful framework
Why I am calling it beautiful? But that must be on the basis of the consensus between the center and the states. Only then that can be beautiful, because then it will please the states also along with the center. Okay, that's why it is beautiful. चलें आगे ये तर्क क्या है हमारे, बस यही है। ठीक है सुखनिधान, आपको ये प्रोविजन समझ में आया? आपको लगता है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन के इस तरह की बातें इंटरव्यू पैनल के सामने या फिर एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं? देश आज उस परिस्थिति में आ गया है। आपको समझ आ रहा है कि हम ऐसे प्रोविजंस क्यों पढ़ते हैं, कि एस्पिरेंट की लाइफ में इनका क्या रोल है? सिंपली वी आर टॉकिंग फॉर द लास्ट 4 पॉइंट्स, वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द misuse of the 356 and the judicious use of the 356. There can be a question in the examination, there can be question posed by the interviewer that how can you justify the article 356 in the present system of center-state relation? Then you need to support the article 356 with its judicious use. You cannot call it that we need to scrap it, no. Then definitely you will hamper the functionality of this particular country, because it is not expressly federal, it is functionally federal. Structurally it is somewhere inclined towards the unitary system. And for the purpose of its fruitful working, you need to support the solution which will ultimately obstruct the centralization of the power. But we need to make the center more intact, more powerful. Okay? Yes, sir. So for that you need to understand such resolutions, such resolve, or the such solutions. Okay. Next है, suitable amendments to Article 263 are required to make the interstate council a credible, powerful and fair mechanism for management of interstate and center-state differences. तो आर्टिकल 263 में अमेंडमेंट करें। एक तो वही है कि इसे परमानेंट बना दिया जाए, ऐसा ना हो कि इसे प्रेसिडेंट के विवेक पे ही बनना है, फिर कभी बनती है कभी नहीं बनती है, ये समस्या है। 2016 में फॉर्म हुई थी, अभी 2019 में भी इंटरस्टेट काउंसिल फॉर्म की है प्राइम मिनिस्टर ने, ये बात आप ध्यान रखें। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। 6 यूनियन मिनिस्टर्स भी इसमें होते हैं, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जिस यूनियन टेरिटरी में असेंबलीज़ होती हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स भी इसका पार्ट होते हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसके गवर्नर भी इसका पार्ट होते हैं, ये सभी इसका हिस्सा होते हैं। इसे फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट आर्टिकल 263 के तहत। जब वो चाहें कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये रिक्वायर्ड है, वो फॉर्म करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे ही, ये नेचुरल सी बात है, यानी कि सरकार के कहने पे। तो ये सरकार के विवेक पे निर्भर कर जाता है वो इंटरस्टेट काउंसिल चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो एक तो परिवर्तन यही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका मतलब स्टेट्स को बेटर फुटिंग मिलती है इस अथॉरिटी में, क्योंकि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। बट इसकी परमानेंसी स्टेट पे है, तो इसको परमानेंट कर दिया जाए। इसकी मेंबरशिप जो है उसे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाया जाए, और ज़्यादा पार्टिसिपेटरी दिखाया जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इसके जो आउटकम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो कैसे अमलिया जामा पहनना है, उसके लिए कुछ बॉडीज़, इसकी वजह से स्टैंडिंग कमेटी होती है। इंटरस्टेट काउंसिल की इंटरस्टेट स्टैंडिंग कमेटी होती है। वो स्टैंडिंग कमेटी के अपने रोल होते हैं कि वो ये देखती है कि इंटरस्टेट काउंसिल किस तरह के एजेंडे को उठाएगी, और फिर जो एजेंडे तय हो जाते हैं उन एजेंडों को इम्प्लीमेंट करने का काम इंटरस्टेट स्टैंडिंग काउंसिल का होता है, स्टैंडिंग कमेटी का होता है। आई बात समझ में? ये एक महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है, इसमें परिवर्तन करने जरूरी है। इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 सेंटर स्टेट रिलेशन में बार बार इसका जिक्र आ रहा है, हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आगे दूसरी चीज़, इसका भी जिक्र बार बार आएगा। द जोनल काउंसिल्स शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर with an agenda proposed by states concerned to maximize coordination and promote harmonization of policies and action having interstate ramifications. The Secretariat of a strengthened interstate council can function as a secretariat of the zonal council as well. मैंने अभी बताया कि एक्सटेंडिंग कमेटी जो इंटरस्टेट काउंसिल की है, उसे जब हम अपन अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो ये भी मांग लंबे समय से है कि एक सेक्रेटरीट प्रॉपर प्रिपेयर किया जाए इंटरस्टेट काउंसिल का। वही जोनल काउंसिल्स हैं हमारी कंट्री में। जोनल काउंसिल्स जो हैं ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत क्लॉज 4 के तहत बनाई गई हैं। इन्हें बनाने का काम उस समय में ऐसा कहा जाता है कि ये किन की दिमाग की उपज है, ये उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की उपज है। उनका मानना था कि स्टेट्स के बीच में बेटर कोऑपरेशन, स्टेट और सेंटर के बीच में बेटर कोऑपरेशन के लिए
हमें जोनल काउंसिल्स चाहिए, तो देश भर को 5 जोन्स में बांटा गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कोई भी नहीं थी उस समय में। फिर 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स काउंसिल एक्ट आया, उसके तहत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अपनी एक काउंसिल है, वो इन 5 जोनल काउंसिल से अलग होती है। वी हैव 5 जोनल काउंसिल्स। देश के होम मिनिस्टर हर जोनल काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं, और जो भी जोनल काउंसिल है उस जोन में उसके जो स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ जोन की काउंसिल के नॉर्थ के स्टेट्स होंगे, तो क्योंकि होम मिनिस्टर तो हर जोनल काउंसिल के चेयरपर्सन है ही हैं, जो स्टेट्स हैं वो 7 के 7 वाइस चेयरपर्सन्स होते हैं 1-1 साल की रोटेशन पे। उस जोन में जितने स्टेट फॉल कर रहे हैं उन स्टेट के मुख्यमंत्री भी चेयरपर्सन पोजीशन पे आएंगे, वाइस चेयरपर्सन 1-1 साल तक रहेंगे सारे। ओके, ये जोनल काउंसिल्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इनको कई मुद्दों पर डिबेट डिस्कशन करनी होती है, यानी कि अगर किसी तरह के कोई डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन राज्यों के बीच में, कॉमन इंटरेस्ट के ग्रोथ के मुद्दे हैं, रिवर्स का आस्पेक्ट है, या रिवर वैली डेवलपमेंट की बात करनी है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लेकर के विकास के कार्यक्रम है, कम्युनिकेशन नेटवर्क को विकसित करने के कार्यक्रम है, किसी भी तरह के राज्य एक दूसरे को अपने बेस्ट नॉलेजेस शेयर करते हैं, बेस्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, नई तकनीक एक दूसरे से साझा करने की बात करते हैं, कई मुद्दों पर विचार विमर्श होता है। जोनल काउंसिल ये सारे काम करती है, बट ये एक एडवाइजरी रिकमेंडेटरी बॉडी है, ये एक एडवाइजरी एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, इसकी सजेशंस बाउंड नहीं होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बॉडी है। अलग अलग समय में अलग अलग काउंसिल्स मीट करती हैं, कभी वेस्टर्न काउंसिल, अभी रिसेंटली आई गेस ईस्टर्न काउंसिल की मीटिंग हुई है, होम मिनिस्टर ने उसे चेयर किया था। ये है कि अब इसे एक तरह की इसकी मीटिंग जो है वो भी बुलाई जाती है, तो इसे अपन को परमानेंट कर दें, 2 मीटिंग साल में होनी चाहिए। एक साल में अपन कितनी मीटिंग करें? 2। तो 2 मीटिंग साल में होनी चाहिए। जो सेक्रेटरीट अगर वेल फॉर्मेट पे डेवलप हो जाता है इंटरस्टेट काउंसिल का, तो दैट सेक्रेटरीट कैन वेरी वेल सर्व द एज ए सेक्रेटरीट फॉर द जोनल काउंसिल्स ऑल्सो। If the secretariat will be there, the proper documentation of all the apprehensions, all the policies, all the schemes will be there. Then the solutions, rectifications, redressals will be completely documented. Then ultimately you can store them in a proper format. Then you can retrieve them at any point of time. When you are having long-term consensus reaching process, then when you are discussing with so many participants, then it is utmost important that you need to register each and every suggestion, each and every amicably reached solution, so that you can invoke that solution at the later stages of the discussions. If there will be any new kind of rift with any kind of political change in that particular state, you can ultimately recall that provision earlier settled during the previous meetings. For that you need to develop a beautiful system of secretariat. So the complete system of the hierarchy of the bureaucracy will work behind that body, so that there will be solution. There must be some experts, there must be some bureaucrats, so that the implementation machine will be functional. That is the ultimate aim of the secretariat system. There is a parliamentary secretariat. It is the main building, it is the main system. They are the authorities which are responsible for the formulations of the bills in itself, for the purpose of the circulation and everything. And ultimately you are, whatever you are doing inside the parliament, it is somewhere having the relations with the secretariat. Okay, likewise the secretariat in the Punjab also, Vidhan Sabha secretariat. Secretariats are very important. The secretaries, you people, IS, you will sit there. That is important. वो चाहिए। जोनल काउंसिल्स को भी अपन को रिवैम्प करना है इस सेंस में। मीटिंग्स को रेगुलर कर दें, किसी की अनुशंसा पर निर्भर ना कर जाएं, किसी के विवेक के ऊपर निर्भर ना कर जाएं। ओके, द एम्पावर्ड कमेटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स proved to be a successful experiment in interstate coordination on fiscal matters. There is need to institutionalize the similar models in other sectors as well. A forum of chief minister chaired by one of the chief minister by rotation can be similarly thought about, particularly to coordinate policy sectors like energy, food, education, environment and health. बस वही है, हमारे देश में पीछे फाइनेंसेस को लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर जितने भी राज्यों के हैं उनकी एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई, जिनमें फाइनेंस मिनिस्टर्स आकर के बैठा करते थे, जिसके तहत अंतर्राज्यीय मुद्दों का हल होता था कि ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के मेन डिस्कशन होती है, सामान इधर से उधर जाता है, उन पर टैक्सेस हैं, कई तरह की